ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले क्या ना करें? किसी की बातों में नहीं आना. इट इज अ डिसीजन दैट ओनली एन एस्पिरेंट हैज टू. नहीं, मैं बोलूंगी कुएं में कूद जाएगा क्या? चटनी डालिए ना आप. हमारी मानो आप एग्रीकल्चर ले लो, किसानों की तो कोई बात ही नहीं करता, ना संसद में ना सड़क पे. तो कौन सा है ऐसा परफेक्ट सब्जेक्ट, कौन सा है? मेरे दोस्तों ने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिया, मैं भी पार्टनर फॉर लाइफ. सब्जेक्ट जो है ना गर्लफ्रेंड के जैसा होता है. जिस लड़की में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप खुश ही नहीं रह पाओगे ना, ब्रेकअप हो जाएगा. मेरे भी फ्रेंड्स हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि लेट्स से मैंने 2 अटेम्प्ट्स में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी ले लिया जी. था और अब उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं. नाउ दे थिंक कि अब मैं ऑप्शनल चेंज कर लेता हूँ. लाइक 2 साल उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी पढ़ा एंड नाउ सडनली फॉर द 3rd अटेम्प्ट्स दे आर लाइक कि अच्छा हम कुछ और ले लेते हैं, मे बी सोशियोलॉजी बन नहीं रही. तो ये जो ऑप्शनल चेंज करने का स्टेप है इन बिटवीन योर यूपीएससी जर्नी, ये सही होता है बच्चों के लिए? सोच समझ के डिसाइड करिए भाई. सब्जेक्ट बदलना डिवोर्स लेने जैसा होता है, बड़ा पेनफुल. हाय सर. हेलो. आज हम स्टूडेंट्स के बिल्कुल बीच में ही बैठ गए हैं. नॉस्टैल्जिया हो रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने ये सेटिंग चूज करी. मेक्स मी फील लाइक ए स्टूडेंट ऑलरेडी. तो सर जब आप स्टूडेंट थे तो आप बैक बेंचर थे, वहाँ लास्ट रो में बैठते थे या first मैं हमेशा पीछे ही दिखता था मैम, बिल्कुल. और जो शरारती तत्व होते हैं ना, हाँ. उनमें से मेरा नाम हमेशा आता ही था क्लास में. तो आई वाज नोन फॉर दैट. दिस इज ब्यूटीफुल सर. लेकिन आज की टॉक सर हमारी रहेगी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके. ऑब्वियसली मुझे भी बड़ा नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है, मेरा मन कर रहा है कि पहले ना हम थोड़ा ऐसी मस्ती मजाक कर लें. और ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि मेंस आने वाला है. तो मेरे ज़्यादातर सवाल आज उसी को लेके रहेंगे. और पहला क्वेश्चन बच्चों का होता है कि ऑप्शनल चूज़ कैसे करें. पर मैं थोड़ा सा उल्टा जानना चाहती हूँ कि हम ऑप्शनल क्या करने से पहले, जब मेरी म्यूजिक क्लासेस होती थी तो मेरे टीचर बोलते थे कि ज्योति गलत प्रैक्टिस नहीं करनी, सही प्रैक्टिस करने से पहले ये सोच ले कि गलत क्या है. तो लेट्स स्टार्ट कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले क्या ना करें. चूज करने से पहले क्या ना करें. एक ना ये थोड़ा सा जो सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी आ चुकी है, इसके कारण मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन बहुत बढ़ गई है. पहले इतना मुश्किल नहीं हुआ करता था ऑप्शन को चूज करना. अब इतने लोगों ने इतने डाइवर्स व्यू पॉइंट्स दे दिए हुए हैं कि बच्चा 4 जगह 4 वीडियोस देखता है और खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि करूं क्या. अगर इस बारे में बात करें कि क्या नहीं करना, किसी की सुन के कोई ऑप्शनल डिसाइड नहीं करना. अगर जैसे हवा चल जाती है कि आजकल ये ऑप्शनल बड़ा प्रचलित है या फिर इसके स्कोर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, इन अफवाहों के ऊपर बिलीव कर लेना. और इस वजह से कि क्योंकि मेरे दोस्तों ने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिया, मैं भी कर लेता हूँ, चलो देखी जाएगी, वो वाला एटीट्यूड खराब कर जाता है. क्योंकि इनिशियली तो पता नहीं चलता, बट कुछ टाइम बाद जब सब्जेक्ट आपके हिसाब से इंटरेस्टिंग हो ही ना, फिर आप इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देते हो. सो क्या नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना. इट इज़ अ डिसीजन दैट ओनली एन एस्पिरेंट हैज़ टू मेक. ना ही उनके पेरेंट्स, ना ही उनका कोई मेंटर, ये उस बच्चे ने ही डिसीजन लेना है. राइट. तो मतलब सबसे बड़ा तो मेरा आंसर यही रहेगा इसमें कि प्लीज़ किसी की बातों में ना आए. बी वेरी अवेयर. मटेरियल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सिलेबस अवेलेबल है, PYQs अवेलेबल हैं, तो किसी की बातों में फिर क्यों आना. राइट. तो सर जैसे अभी आपने बोला हवा चल जाती है, जैसे होता है ना कि एक सब्जेक्ट का पीक टाइम होता है. जैसे आजकल एंथ्रोपोलॉजी में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जैसे आम का सीजन चल रहा है तो लोग आम ही ले रहे हैं. तो किस सोशियोलॉजी में आ रहे हैं, पोल साइंस में आ रहे हैं. तो यू वांट कि बच्चा एक बार किसी टीचर से बात करके अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में. मैं थोड़ा सा इसमें डिवीजन चाहूँगा, मतलब इन द थॉट प्रोसेस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पीक टाइम वाली चीज़ है ना, जैसे एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी, मेरे सब्जेक्ट के लिए भी ये चला है कि 2013 से 19 सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट वाला ये ऑप्शनल है. बट हमें इस टाइम पे देखना क्या है, जैसे यूपीएससी हर साल एक एनुअल रिपोर्ट निकालता है मैम. अगर कोई पढ़ा लिखा या समझदार बच्चा होगा, वो एक बार वो यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट ज़रूर देखेगा. उस एनुअल रिपोर्ट में अगर वो पिछले 3 साल की एनुअल रिपोर्ट देख ले, उसको एक चीज़ समझ में आएगी कि मोटे मोटे जो सबसे ज़्यादा बच्चे ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं वो 4-5 होते हैं, ज़्यादा नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम लूँ, 4 ऑप्शनल जो सबसे ज़्यादा बच्चा उसमें मेंस लिखता है उन ऑप्शनल्स के साथ, एक है एंथ्रोपोलॉजी, एक है ज्योग्राफी, एक है PSIR और 4th है सोशियोलॉजी. इसके बाद जितने भी ऑप्शनल्स हैं उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो मेंस लिखने का नंबर है वो उतना ज़्यादा नहीं होता. बट दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट से ही पेपर निकल सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो वाइल देयर माइट बी अ डेटा विच इज सेइंग कि इन 4 के ऊपर ज़्यादा भरोसा रहता है, इन 4 का सक्सेस रेट अच्छा है, मैं मानता हूँ कि
इसके बावजूद भी तो और बच्चे हैं जो बाकी ऑप्शन से निकलते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए मैं मानता हूं कि इंटरेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कि अगर आप डेटा देखें, डेटा कुछ बोलेगा वो बात अलग है, बट डेटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट। राइट। मतलब एक स्टूडेंट डेटा देख के डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं एंथ्रोपोलॉजी ले लूँ या फिर PSIR ले लूँ या फिर सोशो ले लूँ। इंटरेस्ट का तो उसको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, फैक्टर इन करना ही पड़ेगा। राइट। तो सर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेन क्वेश्चन, ऑब्वियसली आप आंसर कर चुके हो ऑलमोस्ट, लेकिन अब अगर मैं एज एन UPSC एस्पिरेंट कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाह रही हूँ तो कैसे, मेरी क्या अप्रोच रहे, मैं कौन सी 3 या 4 या 5 चीज़ें ध्यान में रखूँ? बहुत बेसिक एक्सरसाइज है एक। आई थिंक वो एक्सरसाइज अगर कोई भी कैंडिडेट करेगा, शिद्दत से करेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी कि सर क्या करें, कैसे चूज करें ऑप्शनल सब्जेक्ट, उनके लिए भी मैं यही एक्सरसाइज बताता हूँ हमेशा। एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। हमेशा ऐसा होगा कि यू विल बी इन सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। हो सकता है आप 3-4 सब्जेक्ट्स के अंदर कन्फ्यूज्ड हों, तो करना क्या है, 3-4 जिनमें कन्फ्यूजन है उनको एक बार उनका सिलेबस सामने रखा चारों का, थॉरली एक बार सिलेबस रीड किया, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, फिगर आउट सम टर्म्स। कुछ एक चीज़ों से आप रूबरू हो गए, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगे कि अच्छा यार इस सब्जेक्ट में डेप्थ ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोशोलॉजी की बात करूँ, एंथ्रोपोलॉजी की बात करूँ, इसमें कुछ एक सिमिलरिटीज़ भी निकल के आती हैं। सोशो कल्चरल पार्ट जो है वो उसमें भी है, हमारे में सब्जेक्ट में भी रहता है। बट पॉइंट इज के सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एक अपने आप में छोटा सा एक पोर्शन है एंथ्रोपोलॉजी का। एंथ्रोपोलॉजी बहुत वाइड है जी। बट सोशोलॉजी सारी की सारी बात सोसाइटी की करती है जी। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात भी ओवरवेलमिंग लगे, बट उसको फ्लेवर ज़रूर चाहिए होगा, ऐसा भी हो सकता है। सो पीपल और स्टूडेंट्स हु वांट टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, उनके लिए एंथ्रोपोलॉजी with combining it with study of archaeology, study of languages, study of evolution, बिल्कुल ये सब ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब की स्टडी के साथ कंबाइन हो जाता है सोशो कल्चर। तो चारों सब्जेक्ट्स का उठाकर सिलेबस देखो, थॉरली रीड करो, नंबर 1 जी। फिर देखो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सब्जेक्ट उठाया, जैसे एंथ्रोपोलॉजी उठाया, एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस रीड किया, फिर एंथ्रोपोलॉजी के PYQs देखो। PYQs क्यों देखना है? ये देखना जरूरी है कि PYQs में से क्या रिपीटेबिलिटी का फैक्टर है। इसका मतलब क्या बार बार कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऑटोमेटिकली इट विल मेक द सब्जेक्ट इजियर। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है 250 से 300 नंबर का पेपर हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकल जाता है। तो उसमें वो फायदा है कि अगर मैंने PYQs ही कर लिए तो लगभग 200-250 नंबर के आसपास मैं स्टेबल और सेफली खेल सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होगा, सो यू विल हैव टू इवेल्युएट कि किस डिग्री में कितना ज़्यादा रिपीटेबिलिटी का फैक्टर है। तो PYQs देखने हैं, सिलेबस देखना है, इन दोनों से ऊपर रखना है अपना इंटरेस्ट। इन दोनों को पढ़ के, सिलेबस पढ़ के इंटरेस्टिंग लगा, गो फॉर दैट। चाहे डेटा कुछ भी बोले, चाहे कोई आपका फ्रेंड या आपका कोई मेंटर कुछ भी बोले, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, हाउ विल यू बी एबल टू सर्वाइव? राइट। मैं मानता हूँ, मतलब अगर मैं आपको एनालॉजी ड्रॉ करके बताऊँ, मेरा मानना है कि एंथ्रोपोलॉजी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑप्शनल कोई भी हो, सेलेक्टिंग एन ऑप्शनल इज लाइक सेलेक्टिंग अ पार्टनर फॉर लाइफ। मतलब अगर उसमें आपको कोई भी फैक्टर वीक लग रहा है तो यू विल से कि नहीं यार शायद बात नहीं बनेगी। तो इतना सोचना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, उसके अराउंड 1-2 आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, 1-2 प्रीवियस ईयर आंसर्स पढ़ने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि क्या उसमें इंटरेस्ट बन रहा है। सिलेबस देख के काफ़ी बच्चों को आइडिया हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि मार्केट में खबरें कैसी हैं, या मार्केट में जो आइडियाज़ हैं कि GS के साथ कितना ओवरलैप है, ये देख लो कि कितने टॉपर्स पिछले साल निकल के गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट आल्सो, एंथ्रोपोलॉजी 2017 में फेमस हो गया। क्यों फेमस हो गया? क्योंकि टॉप 10 में से 4 बच्चे एंथ्रोपोलॉजी के निकले, तो फेमस हो गया। बट दैट डज नॉट मीन कि हर कोई एंथ्रोपोलॉजी कर लेगा या उसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। तो वो चूज करने के लिए, वो डिसीजन लेने के लिए बहुत जरूरी है कि ये बैकग्राउंड एक छोटी सी एक्सरसाइज हर स्टूडेंट करे। Alright. और बातों में ना आए एटलीस्ट। एग्जैक्टली। तो सर जैसे आपने इंटरेस्ट की बात की, और ऑब्वियसली मैं ना थोड़ी सी वीडियोस मैं खुद भी देख रही थी व्हाइल आई वाज डूइंग द रिसर्च, तो उसमें ना बच्चों ने कमेंट सेक्शन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि अच्छा सर मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 सिलेबस देख लिए, सोशियोलॉजी, पोल साइंस के नॉन, एंड देन आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि ओके मुझे सोशियोलॉजी भी थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन पोल साइंस भी अच्छा लगता है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? देखिए, इंटरेस्ट किस चीज़ में है ये आपको पता चलेगा जब आप सिलेबस देखोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, आई विल नॉट नेम एनी अदर सब्जेक्ट हेयर। अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी की बात करता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी में अगर आप 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 जी।
जैसे हर ऑप्शन में होता है, तो पेपर 1 में अगर आप बात करो तो आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो इनिशियल 2-4 जो पॉइंट्स होते हैं वो सब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सेम ही है, मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट, वो सब चीज़ें सेम होती हैं। फिर आता है जो कोर उसका ब्रांच होती है या फिर उसका कोर अंडरस्टैंडिंग या थिंकर वाला पार्ट होता है। उसमें कुछ नाम आते हैं जो शायद बच्चे को एलियन जैसे महसूस हो गए, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, वो सब ऑप्शंस में वैसे ही लगेगा, वो पहली बार हर बच्चा पढ़ेगा, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फॉर एवरीबडी, दैट्स फाइन। मूविंग अहेड, फिर आपको आगे चल के ऑप्शनल के सिलेबस में कुछ एक टर्म्स दिखेंगी। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी में आपको टर्म दिखेगी मैरिज, आपको टर्म दिखेगी फैमिली, टर्म दिखेगी किनशिप, टर्म दिखेगी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है? ह्यूमंस को पढ़ता है, तो ह्यूमंस के अंदर मैरिज क्या है, ह्यूमंस के अंदर फैमिली कैसे चलती है, ह्यूमंस के अंदर किनशिप क्या होती है, ह्यूमंस रिलीजन किस तरह से प्रीच करते हैं, रिलीजन क्या है अपने आप में, कितने प्रकार का रिलीजन हो सकता है, एनिमिटिज्म है, एनिमिज्म है, नेचरिज्म है, टोटेमिज्म है। अब ये कहानियां हैं, इसके पीछे व्हाट इज नेचरिज्म, नेचर को प्रीच कर लेना, नेचर की पूजा कर लेना। तो अब कोई जब ये पढ़ेगा चीजें और उसका अगर हल्का सा इंटरेस्ट बनेगा, शायद वो गूगल करे, शायद वो एक आधी लाइन पढ़े तो बोले कि यार वाह यार, इसमें तो मजा आएगा पढ़ने में, राइट, दिस विल बी समथिंग दैट आई डोंट नो एंड आई वुड लव टू नो अबाउट इट। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी की ब्यूटी मुझे लगती है यही है कि ये सब कुछ कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, PSIR, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करेंगे, राइट, ये हम वो भी करते हैं जी। इकोनॉमी या इकोनॉमिक ऑप्शनल जो होगा वो इकोनॉमी वाला जो एरिया है, स्फेयर है, उसको कवर करेगा, हम फिर भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी बिलीव करता है कि ह्यूमंस को टोटलिटी में पढ़ना है, 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन हमें चाहिए, तो उसमें हम सब पढ़ते हैं जी, विच मेक्स द सब्जेक्ट वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी एम्पावरिंग, सो टू से। तो सर बेसिकली कि ऑब्वियसली आपने चूज कैसे करना है अपना सब्जेक्ट, वो तो आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है, बट आपका इंटरेस्ट क्या है उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है ये क्लिक कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने सिर्फ एक सिलेबस के ऊपर नजर मारी और सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ के आपको सब समझ में आ जाएगा, वो नहीं होगा। सो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक हल्का सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप डाउन जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सब्जेक्ट को। सो दैट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने चेक किया आपके भी यूट्यूब पे काफी वीडियोस है जिसमें आप सिलेबस समझा रहे हो, तो अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है दे कैन डेफिनेटली वॉच योर वीडियोस। डेफिनेटली सो व्हाई वी आर मेकिंग दैट दोस वीडियोस इज, हम चाहते हैं कि कुछ बच्चों को आइडिया ही नहीं है एंथ्रोपोलॉजी क्या है, राइट। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी का बेस ही नहीं किसी को अगर पता, उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। सो इम्पॉर्टेंट है कि हल्का सा बेस उसको मिल जाए, फिर वहां से ही कैन देन डिसाइड, ही कैन कम टू अ पॉइंट वेयर इज कि नहीं यार अभी मेरे लिए सब्जेक्ट है या मेरे लिए सब्जेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ चीज शेयर करता हूँ, एक बड़ा एक मिथ या फिर एक बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड है कि एंथ्रोपोलॉजी में ना बायोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब मिथ क्यों है ये, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ मिथ, बिकॉज एक्चुअल में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो कोर बायोलॉजी से तो सवाल आते ही नहीं, वो कंटेम्प्रेरी फेजेस से जो बायोलॉजिकल जेनेटिक या एवोल्यूशन की स्टडीज हैं उनके साथ रिलेशन में सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगर कोई पहली बार पढ़ेगा विदाउट हैविंग नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ही विल से कि यार ये तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, साइंस बैकग्राउंड है। और आप मानेंगे नहीं, मेरे पिछले 2 बैचेस में मैक्सिमम बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थे जो इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं। जिसको इंटरेस्टिंग लगेगा वो चूज करेगा, बट इंटरेस्ट तक पहुंचना ही सब कुछ है, राइट। मतलब हाउ डू यू चूज योर पार्टनर अगेन, एग्जैक्टली, इंटरेस्ट रहेगा तभी चल पाएगा। सो डेफिनेटली, क्योंकि मैंने देखा कि मेंस में ऑप्शनल और एसे राइटिंग दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, बहुत ज्यादा। आप मानेंगे नहीं, हमारे टाइम पे जब हम तैयारी कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों की, सो हमने ऑप्शनल जब चूज किए तो हम इतने क्लियर नहीं थे अपने डिसीजंस को लेकर, बट आज तो एवरीबडी नोज, लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनेट की दुनिया ने ये फायदा कर दिया एस्पिरेंट्स का कि उनको हर चीज पता है। दे ऑलरेडी नो व्हेन दे कम टू द इंस्टीट्यूट एंड दे वांट टू प्रिपेयर और दे वांट टू बिगिन द जर्नी, दे अंडरस्टैंड कि एंड ऑफ द डे मेंस ही है जो सिलेक्शन करवाएगा, राइट। तो अब अप्रोच बच्चों को पता है, इन दैट केस एसे है और ऑप्शनल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एज यू जस्ट सेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दुख इस बात का लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, हम देखते हैं कि एसए की तैयारी चली नहीं रही, ऑप्शन की क्लासेस चल रही हैं, आंसर राइटिंग चली नहीं रही, दुख लगता है, बट देन वी ट्राई टू गाइड देम कि नहीं ये ज़रूरी है, इसको
सही समय पे शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो सर अगर एंथ्रोपोलॉजी की तरफ चले, आपका सब्जेक्ट ऑब्वियसली, प्लीज़ करेक्ट मी अगर मैं कहीं गलत जी, हूँ तो, जी। कि तो एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ मैन इन टाइम एंड स्पेस, ये बेसिक लाइन मैंने देखी, बिल्कुल सही बोला आपने। राइट। बिल्कुल एंड सही बोला। आपने भी जैसे बताया कि हम हर एस्पेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ऑब्वियसली इवैल्यूएशन अगर मैन का हुआ है तो उसको बहुत सी चीज़ों ने इफेक्ट किया होगा, Correct. राइट। लेकिन ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है, तो इजंट इट अ बिट टफ कि अच्छा ये सब कुछ कवर भी करना है एंड बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी है? I'll tell you, the beauty of the subject is that anthropology, otherwise अगर आप देखें तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 143 ब्रांचेस आज की डेट में कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजी में हैं, जी, which will tell you the width of the subject, कितना broad subject है ये, right? जी। Now again coming to UPSC preparation, beauty of this optional in UPSC is कि UPSC ने बड़े समझदारी से इसको समेट के सिलेबस के अंदर डाला है, बट द सिलेबस इज वेरी वेल डिफाइंड. While we will study economic organizations, while we will study political organizations, while we will study marriage, while we will study the biological aspects of human body, but we will cover it up to a certain level. जी, So अगर UPSC के लहजे से देखेंगे आप तो उतना डेप्थ में जाना नहीं है, राइट? तो वो डेप्थ क्या है, दैट इज वेयर द मेंटर विल प्ले अ रोल. ओके, किस डेप्थ में जाना है. अदरवाइज देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट. बच्चा पढ़ सकता है जाकर, बट आई नो मेरे से हुई है ये गलतियां जब मैंने खुद तैयारी करी, जी, क्योंकि मैं खुद भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ एंड आई डोंट इवन इंटेंड टू बी, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कभी नहीं चाहूंगा कि मैं उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बना दूं, नहीं. जी, एंड ऑफ द डे वी हैव टू बी प्रैक्टिकल कि हम ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, जी, और यूपीएससी में 300, 350, 350 तक का नंबर अचीव करना चाहते हैं. तो उस हिसाब से इसको पढ़ना पड़ेगा. तो आपने सही बोला कि है तो बहुत कुछ पढ़ने को, बट वो लिमिटेड फॉर्म में पढ़ना है. जी, दैट इज द गेम. एंड दैट्स वेयर अ मेंटर कम्स इन. एग्जैक्टली, वहां पर हमारा रोल है कि हमने गाइड करना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा का बहुत बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल रिसर्च पेपर्स हैं. इग्नू का इतना स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, जी, बहुत ज्यादा मटेरियल है, बट सब कुछ नहीं पढ़ना. राइट, यूपीएससी का मतलब ये नहीं है कि आपने ऑप्शनल के लिए सब कुछ पढ़ देना है. जी, नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी जरूरी है. राइट. तो रादर देन वही जो आपने बोला सुनी सुनाई बातें नहीं, एग्जैक्टली, decide and- प्रैक्टिकल, एवरीथिंग हैज टू बी प्लान्ड. लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक बात बड़ी रेगुलरली प्रीच करता हूँ, बोलता हूँ कि प्लानिंग के अंदर चाहे 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए, वो आपकी जो एग्जीक्यूशन है ना उसको आसान बना देंगे. राइट, तो प्लान कर लो अच्छे से, राइट, अच्छा सब्जेक्ट प्लान कर लो, समझदारी से डिसीजन ले लो, जी, उस पर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा दो. इससे बेटर रहेगा वो कि रादर देन गोइंग फॉर अ सब्जेक्ट इमीडिएटली विदाउट रियली टेकिंग ऑल दी इनसाइट्स, सीधा जाके पढ़ने लगे. उससे बढ़िया है कि थोड़ा सा एक प्लान्ड वे में अगर चलें तो जर्नी भी आसान रहती है और डिसीजन भी ठीक रहते हैं. राइट. सो टुवर्ड्स द एंड कुछ मेरे भी फ्रेंड्स हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि लेट्स से मैंने 2 अटेम्प्ट्स में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था, ठीक है. ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी ले लिया था, जी. और अब उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं. नाउ दे थिंक कि अब मैं ऑप्शनल चेंज कर लेता हूँ. लाइक 2 साल उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी पढ़ा एंड नाउ सडनली फॉर द 3rd अटेम्प्ट्स दे आर लाइक कि अच्छा हम कुछ और ले लेते हैं, मे बी सोशियोलॉजी बन नहीं रही. तो ये जो ऑप्शनल चेंज करने का स्टेप है इन बिटवीन योर यूपीएससी जर्नी, ये सही होता है बच्चों के लिए? देखिए, इट इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन टू बी इन. राइट, मैं नहीं चाहूँगा कोई बच्चा इससे गो थ्रू करे, और अगर कोई इससे गो थ्रू कर रहा है तो शायद उसने वही जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी शायद उस टाइम पे वो मिस हो गई होगी, या फिर उस टाइम पे उन्होंने किसी की बातें सुन ली होगी, किसी फ्रेंड के हिसाब से प्लान कर लिया होगा. जैसे मार्केट में हवा चलती है कि आजकल ये सब्जेक्ट चल रहा है, उस हवा में वो भी बह गया होगा, हो सकता है. बट देन वेरी अनफॉर्चुनेट, होना नहीं चाहिए किसी बच्चे के साथ. बट अगर इन दैट केस इफ़ ही फील्स, जैसे फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी 2 बार लिख दिया है, सोशियोलॉजी में अगर उस बच्चे का एक्सप्रेशन ऑफ थॉट वो क्लैरिटी से नहीं आ रहा, नंबर्स नहीं बन रहे, देयर इज समथिंग दैट ही इज मिसिंग आफ्टर ही हैज गिवन हिज एवरीथिंग, उसके बाद भी अगर उसको वो मार्क्स का पुश नहीं दिख रहा, तो इंटेलिजेंट डिसीजन यही कहता है कि रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है. अगर बात नहीं बन रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कनेक्शन सब्जेक्ट के साथ नहीं बैठ रहा, तो सही टाइम पे क्विट करना और चेंज करना वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव डन दैट. पहले कोई और सब्जेक्ट था, एंड मोमेंट पे पेपर दिया दूसरे सब्जेक्ट से, उसके थ्रू मेंस भी लिखा, उसके थ्रू सिलेक्शन भी लिया. ऐसे केसेस हैं. सो ऐसा कुछ ये है नहीं, बट देन इट इज अनफॉर्चुनेट कि इतना प्रेशर, एक बड़ा सब्जेक्ट पहले पढ़ा फिर दोबारा से एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो जाता है बच्चे के लिए. सो बेसिकली आप अपनी रिसर्च करो, गो टू योर टीचर्स, उनसे if बात it can be avoided, I think it should be avoided at any cost. फिर वही बात, थोड़ा सा प्लानिंग अच्छे से करो, राइट, वो बहुत जरूरी है. एंड सर टुवर्ड्स द एंड ऑब्वियसली क्योंकि बच्चों के मेंस आने वाले हैं, तो आप उन्हें एक लास्ट विशिंग मैसेज क्या देना चाहेंगे?
बहुत ही किस्मत वाले लोग हैं जो मेंस तक पहुंचते हैं। जी लास्ट मैसेज सिर्फ यही है कि अब उनके बीच में और एक पोजीशन के बीच में सिर्फ 10-15 दिन के मेंस की बात है, राइट क्योंकि अगर मेंस अच्छा हो गया तो इंटरव्यू अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गई तो फिर भी बात बन जाएगी, सीट तो मिल ही जाएगी। एंड तो बस वही 10-15 दिन की गेम बची है। जी गिव इट व्हाट ऑल यू हैव, तो जी। पूरा जान लगाएं, लगाएं। पूरा एफर्ट लगाएं एंड मेक योर फैमिली योर पेरेंट्स प्राउड। आई थिंक वो मोमेंट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। Exactly. तो उसके बारे में आज ही मैनिफेस्टेशन कर लें, सोच लें कि क्या होगा जब रिजल्ट आएगा, तो फिर हाँ। वो दिन रात एक कर दें बस। राइट। एंड सर, अब क्योंकि आप हमेशा वहाँ सामने खड़े होकर पढ़ाते हैं, यहाँ बैठे हैं, आपको कैसा, मतलब आप अपने आप को पिक्चर कर पा रहे हैं, कैसा सा फील हो रहा है? कई बार मैं सोचता हूँ कि जब मैं कुछ बोलता हूँ आगे खड़े पोडियम के ऊपर, जी। तो बच्चे क्या सोच रहे होते होंगे? क्योंकि जब मैं यहाँ सोचता था बैठ के पीछे, तो मैं भी कुछ और सोचता था फैकल्टी के बारे में, कभी कुछ ये सर ने आज क्या टी शर्ट पहनी है, आज सर क्या शर्ट पहन के आगे। राइट। समटाइम्स देयर आर थिंग्स दैट आई थिंक अबाउट, बट I don't know how students look at me, but I hope they feel that I add value to their preparation. I give them something new to learn. I give them some knowledge that they appreciate. Definitely, That's sir. something that we can do as a mentor. यही रोल है, आई थिंक इसी के ऊपर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। राइट, थैंक यू That's सो it. मच सर। Thank you मुझे so much, सच में हर बार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप Same इतने here. थके हैं फिर भी आपने इतनी एनर्जी के साथ मेरे साथ पॉजिटिवली इतनी बात की है। The questions were I think very helpful for the candidates. I hope कुछ बातों से कुछ एक चीजें कुछ सीखने को किसी को मिले तो much मैंने सर appreciated. इस बार पूरा ना, आई वाज लाइक, मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस फ्रेंड्स को कॉल किया, आई वाज लाइक जो क्वेश्चन है व्हाट्सएप कर दो, मुझे पूछने हैं जाके यार, मैं चाहती हूँ तुम्हारी बात आगे जाए, मैं सिर्फ एक आई एम जस्ट अ होस्ट, आई वांट कि उनके जेन्युइन क्वेश्चन आप तक पहुंचे और आपके आंसर्स उन तक पहुंचे। आई एम बहुत जस्ट अ जरूरी है। मीडिएटर। बहुत इवन आई एम जरूरी है। ट्राइंग कि कुछ बच्चों की मैं वीडियोस बनाऊं और सीधा आपको दिखाऊं, सर ये क्वेश्चन है, अब आप आंसर कर दो। नहीं तो more than happy to do है that. ना सर, For डेफिनेटली। serious aspirants always there. मजा आता है, ऐसे बच्चों को तो और पढ़ाने में मजा ज़्यादा आता है। सपोर्ट करने का मन करता है। डेफिनेटली। एंड सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आपने जब कभी आप लास्ट बेंच पे बैठते थे, कभी किसी टीचर का ऐसे स्केच ड्रॉ किया है? बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे नथ पहना दी उसको, किया है कभी? अनफॉर्चुनेटली मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं रही है। सर, मेरी भी कभी नहीं है, पर तो किया है आपने कभी मैं ऐसा? बनाने की कोशिश करता था, वो बनता कुछ और ही था। तो वो दिखाने लायक नहीं रहता था, बट देन हाँ, कोशिश बहुत बार करी है कुछ बनाने की, वो कुछ और ही बन जाता था। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।